जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था हाँ सर, ये आप पहले कर लो। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस वीडियो, जहां हम डिस्कस करेंगे अबाउट सितंबर 25 एग्जाम्स। सर ये डिस्कशन क्यों ज़रूरी है? ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आपका अटेम्प्ट जैन 26 या मई 26 में है, यू विल गेट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस, कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कैसे टाइप के पेपर एक्सपेक्ट करने चाहिए, पूरे ग्रुप में या पूरे सीए इंटर में कैसे तरह के पेपर आते हैं। इन कैसा होता है, या तो खुद गलती कर लो या किसी और की गलतियों से या किसी और के एक्सपीरियंस से आप सीख लो। तो जो भी लोग जल्दी तरक्की करते हैं जीवन में, वो क्या करते हैं, वो खुद तो गलती करके सीखते हैं, बट दूसरों के एक्सपीरियंसेस भी बहुत सीखते हैं वो। दिस इज वन काइंड ऑफ ए वीडियो जहां वो करोगे। ठीक है, तो हम पूरे डिस्कशन को 2-3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहला ओवरऑल पेपर रिव्यू कैसा था, उसके अलावा की टेकअवेज क्या है इसके अंदर से। ऐसा मैंने सिमिलर वीडियो कल सीए फाइनल के लिए पोस्ट किया था, काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस था, तो इसलिए मैंने सीए इंटर के लिए बनाने का सोचा। तो कुछ पॉइंटर्स जो आप की टेकअवेज यहाँ से लेके जा सकते हो। उसके अलावा अगर एडवांस अकाउंट्स में आपको कंसेप्चुअल गैप है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्वेश्चन नहीं बन रहे आपसे, तो क्या आपको बैच लेना चाहिए क्या, तो उसका डिस्कशन भी मैं करूंगा। आप चाहो तो ये डिस्कशन इग्नोर कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ बैच। उसके अलावा एडवांस अकाउंट्स के रिवीजन हम कैसे करें, स्ट्रैटेजी वगैरह क्या होनी चाहिए, उस बारे में आपकी बात में करूंगा। मतलब इट विल बी ओवरऑल वीडियो ऑल्सो, और थोड़ा एडवांस अकाउंट स्पेसिफिक में बीच में जाऊंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम फटाफट से शुरुआत करते हैं, वीडियो को हम टू द पॉइंट रखने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब देखने के पहले मुन्ना ना 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 समझी जी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे लिए नहीं आपके फायदे के लिए, बिकॉज जो भी काम की चीज़ है वो इसी चैनल पे आते हुए चलेगी। सब्सक्राइब करना, और मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी जरूर ज्वाइन करना, काफ़ी सारी यूजफुल चीज़ आपको वहां मिलेगी। ठीक है, चलो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स की बात करें, पेपर वॉज ऑन अ एवरेज साइड। एमसीक्यूज बोलो, डिस्क्रिप्टिव बोलो, एवरेज था। एवरेज इन द सेंस एकदम भी ऐसा आप नहीं बोल सकते कि बहुत ही ईजी था, क्योंकि ईजी मतलब पेपर 3 घंटे में होने लायक भी हो और सब एकदम टू द पॉइंट हो। एवरेज इसलिए होता है बिकॉज एडवांस अकाउंट्स थोड़ा लेंदियर साइड पे, तो इसलिए एवरेज डालोगे आप। अब एडवांस अकाउंट्स में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, एबीसी एनालिसिस अगर किसी ने किया रहेगा तो थोड़ा फंस सकता है। क्योंकि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक एएसएस सेगमेंट रिपोर्टिंग, नॉर्मली कोई बच्चा बोलेगा छोटा सा ऐसा छोड़ देते हैं सर, केस स्टडी आ गया उस पर, है ना, फ्री के मार्क्स मिल जाते अगर आप वो कर लेते तो। ठीक है, उसके अलावा एक ये लर्निंग, तो एबीसी वगैरह मत करना। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव के जो क्वेश्चंस थे वो भले रिपीट क्वेश्चंस थे, वैसे सिमिलर एडजस्टमेंट सिमिलर क्वेश्चन क्लास में आपने किए रहेंगे, आपने घर पे भी रिवाइज किए होंगे, बट एडवांस अकाउंट्स की खास बात है 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन है जहां पूरी पूरी फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाना बोलता है आपको। वो आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, जहां कंपनी फाइनल अकाउंट्स हो गया आपके, आपका अमालगमेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, ये सारे चैप्टर में वो बकायदा बैलेंस शीट मांग रहा है आपसे, तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो डिस्क्रिप्टिव अगर आपने घर प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा तो आपको लेंदी लगा रहेगा एडवांस अकाउंट्स के बारे में। अच्छा, ये सब से जो समराइज्ड टेक अवेज है वो मैं बाद में बात करूंगा, बट पहले मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये एडवांस अकाउंट्स का था, तो अपन इसको एवरेज कैटेगरी में डाल सकते हैं। रही बात लॉ की, टॉक ऑफ द टाउन था जब ये पेपर आया। एकदम हक्के बुक्के हो गए सब लोग कि क्या ये क्या आ गया भाई, इतिहास में क्या हो गया। ठीक है, लॉ के इतिहास में क्या हो गया। देखो ये लॉ के साथ पहली बार हुआ है, लेकिन होता है। ठीक है, ऐसे झटके मिलते रहते हैं। तो लॉ वॉज अ वेरी टफ पेपर टू मैनेज, अनएक्सपेक्टेड पेपर था। केस स्टडीज हद पार लेंदी थी। डिस्क्रिप्टिव में भले ही टॉपिक्स आपने पढ़ रखे होंगे, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे, बट सारे न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सो वेरी टफ पेपर टू मैनेज। ऑफकोर्स, अच्छा मैं बता दूं, एडवांस अकाउंट्स का एनालिसिस मैंने किया है, जो बाकी सब्जेक्ट का है वो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो आई हैव आज रिस्पेक्टिव फैकल्टी जो हमारे टीम में, जैसे लॉ के लिए करण सर को मैंने पूछा है, डीटीआईडी के लिए बीबी सर, अमित महाजन सर को मैंने पूछा, कॉस्टिंग के लिए संकल सर, ऑडिट के लिए शुभम केसवानी सर, एफएम के लिए अगेन संकल सर, एसएम के लिए संजय अपन सर, है ना, उन सबसे मैंने बात करके ये सब निकाला रिव्यू। ऑफकोर्स, अच्छा कुछ बच्चों ने खुद भी पेपर दिया है, तो इनकेस इफ आई मिस आउट ऑन सर्टेन पॉइंट्स तो गुस्सा मत करना, कमेंट सेशन आप ही का है। अपने जो फेलो कॉलीग्स हैं उनको आप डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स दे सकते हो कि आपने एक्स्ट्रा कोई पॉइंट्स आपको लगता है कि किसी पेपर में ऐड करने की जरूरत है तो। ठीक है, हाँ, कमिंग बैक टू लॉ, केस स्टडीज वेरी लेंदी, डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस, तो बहुत टफ गया पेपर। ऐसे पेपर को क्या करना चाहिए एग्जाम में, अटेम्प्ट करना चाहिए, जितना हो सके मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहिए। बिकॉज देखो ऐसा सबको फेल नहीं कर सकता। कभी सुना है सी एंटर का रिजल्ट 0% नहीं हो सकता ना। तो ऐसे जब टफ पेपर होते हैं, करेक्शन ईजी होती है और ग्रेसअप होता है, मतलब होता है कि ओवरऑल चलो 5 मार्क्स सबको ग्रेस दे दो। तो ऐसे पेपर में ग्रेस वगैरह मिलने के लिए, करेक्शन ईजी होने के लिए पेपर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। दिस इज अ लर्निंग विच यू कैन टेक फ्रॉम हियर। ओके, फिर आया डीटीआईडी,
एवरेज साइड पे मैं कहूँगा, नॉट ऑन द ईजियर साइड, ठीक है। DT-IDT इन इट सेल्फ 1.5 दिन में उसको रिवाइज कर पाना इज अ टास्क, ठीक है। उसके तो काफ़ी बच्चों को कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, प्रैक्टिस की कमी रह जाती है, तो इसलिए थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आपको, मतलब अबव एवरेज कुछ बच्चों को लग सकता है। हाँ, स्पेसिफिकली मैंने ये भी सुना अमित महाजन सर से कि GST में 1-2 न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस भी थे, मतलब 1-2 क्वेश्चन थोड़े न्यू थे, बाकी सब रिपीट क्वेश्चंस थे। मतलब बेसिकली ICI मटेरियल मॉड्यूल RTP MTP वगैरह सब कवर किया, तो DT-IDT वुड हैव बीन अ मैनेजेबल पेपर फॉर यू, नॉट वेरी टफ एंड नॉट ऑन द ईजियर साइड, समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी द ग्रुप 1 एज अ होल, मतलब मैं कैटेगरी डालूं, टफ टू इजी, सबसे टफ लॉ, सेकंड टफ DT-IDT, थर्ड टफ एडवांस अकाउंट्स। सो इफ यू सी, क्या ICI ने ऐसा किया सारे पेपर टफ पूछे? नहीं सर। क्या ICI ने ऐसा किया सारे पेपर इजी पूछे? नहीं सर। एक थोड़ा इजियर बट लेंदी साइड पर रखा, बराबर, एक थोड़ा एवरेज साइड पर रखा, एक थोड़ा टफ साइड पर रखा। दिस इज हाउ द एग्जाम्स विल बी ऑलवेज। इस बार लॉ टारगेट हुआ है, किसी दिन DT टारगेट होगा, किसी दिन IDT टारगेट होगा, किसी दिन एडवांस अकाउंट टारगेट होगा, होना ही है। ऐसे पेपर के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज यू ट्राई टू अटेम्प्ट द पेपर। ग्रुप 1 रिव्यू डन। कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप 2, कॉस्टिंग की बात करें, कॉस्टिंग वॉज एवरेज और ईजियर साइड पे। मतलब मैंने सुना अगर सिलेक्टिव स्टडी नहीं करके आपने अगर पूरा कंटेंट कवर किया है और स्पेसिफिकली ICI मटेरियल कवर किया है, मॉड्यूल RTP MTP वगैरह, तो आपको दिक्कत नहीं आई रहेगी कॉस्टिंग में। मतलब कॉस्टिंग इज अ पेपर वेयर यू वुड हैव सीन टू स्कोर मार्क्स इफ यू आर गुड एट इट। ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट में MCQs वर एवरेज। MCQs की एक ट्रिक मुझे शुभम सर ने बताई। ट्रिक ये थी, जो ऑफकोर्स हम भी बोलते हैं कि MCQs ऐसी अप्रोच करना चाहिए कि पहले आप MCQs के क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर केस स्टडी पढ़ा करो। MCQs में मैक्सिमम ऑडिट के MCQs ऐसे थे जहां आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ MCQs पढ़ते तो भी आपको जवाब मिल जाता, बट ऑफकोर्स ये ट्रिक एग्जाम में अपनाई होगी तो आपको फायदा हुआ रहेगा, पहली चीज। सेकंड चीज, डिस्क्रिप्टिव में देयर वाज अ मिक्स ऑफ रिपीट क्वेश्चंस, फ्यू रिपीट क्वेश्चंस, फ्यू न्यू क्वेश्चंस। अब न्यू क्वेश्चन में मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नया ही पूछ लिया, वो क्वेश्चन कंसेप्ट में एग्जिस्ट करता था, क्वेश्चन बैंक में नहीं था। मतलब इसमें क्या हुआ रहेगा, ऑडिट में जो बच्चा सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे रिलाई करके गया होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन कर लेते, कंसेप्ट नहीं करते, वो फंस सकते हैं ऑडिट में। क्योंकि ICI ने क्या किया, कुछ नए क्वेश्चंस फ्रेम किए ऑन द एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स, जिसपे पहले कोई क्वेश्चन शायद नहीं देते डिटेल में। तो दैट वाज समथिंग जो ऑडिट के डिस्क्रिप्टिव पार्ट को अबव एवरेज ले गया। तो इससे सीखने क्या मिला, ऑडिट और लॉ दोनों में सिर्फ क्वेश्चन बैंक करना सफिशिएंट नहीं है, कंसेप्ट बुक भी आपको करनी चाहिए। मतलब कंसेप्ट पे भी खासा ध्यान देना चाहिए। ऑफकोर्स आप देते ही हो, बट थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान, ठीक है। चलो, उसके अलावा FMSM की बात करें तो FM में मेरे को सुनने में आया कि MCQs टफ थे और लेंदी थे, थोड़े ऐसे गए, ठीक है। और FM का जो डिस्क्रिप्टिव वाला था दैट वाज मैनेजेबल, एवरेज था। बट क्योंकि MCQs में बहुत समय लग गया बच्चे को, पेपर बहुत लेंदी लगा, FM बहुत लेंदी लगा उनको, केस स्टडीज थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी हेवियर साइड पे थी FM की, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एवरेज था। रही बात SM की, जहां उन्होंने FM में थोड़ा आपको टफनेस दिया है, SM में दे हैव ट्राइड टू मैनेज इट। मतलब SM के MCQs वर ऑल्सो इजी मैनेजेबल। हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें मैंने सुना, मुझे संजय अपन सर ने बोला 1-2 क्वेश्चंस वर लिटिल ट्रिकी, मतलब उसमें बच्चे को समझाने की पूछा गया एग्जैक्टली, बट रेस्ट ऑफ द SM का क्वेश्चन वर डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब आपने किया और स्कोरिंग था बढ़िया, ठीक है। तो FM SM वाज अ बैलेंस, जहां FM में थोड़ा उन्होंने टफर साइड पर रखने का ट्राई किया, SM लाइक ऑलवेज इज ऑलवेज मैनेजेबल, इट इज ईजी। तो FM SM में सीखने क्या मिला, काफ़ी बच्चे FM पे अपना पूरा जान लगाते और SM को निगलेक्ट कर देते। भाई स्कोरिंग जितना FM स्कोरिंग है उतना SM भी स्कोरिंग है, इसको भी इतनी इज्जत दो। FM की 50% इज्जत भी इसको दी होती ना तो आपको पेपर में मजा आ जाता। मतलब जो एटलीस्ट अपना SM वाला साइड है वहां अपन स्कोर करने का देख सकते थे। सो अगर आप ग्रुप 2 भी देखो, अगर मैं रेटिंग दूं, अगर मैं टफ वैसे दूं, तो मुझे लगता है सबसे टफ में FM वगैरह आएगा, उसके बाद आपको ऑडिट और उसके बाद कॉस्टिंग। मतलब यहां भी ऐसा नहीं किया सारे पेपर इजी पूछ लिया, ऐसा नहीं कि सब टफ पूछ लिया, थोड़ा टफ रखा, थोड़ा एवरेज रखा, ऐसा। तो आप देखो ग्रुप 1 में भी सेम पैटर्न, ग्रुप 2 में भी सेम पैटर्न। हाँ, लॉ जितना टफ कुछ भी नहीं था, बट ठीक है। सो ओवरऑल दिस इज द ओवरऑल रिव्यू। तो जब मैं देखो, मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ, इसमें से कितना आउटपुट निकालना है वो ऑफकोर्स स्टूडेंट इतना समझदार है, इसको पता है कि मैं इसमें से क्या क्या सीख के जा सकता हूँ। ऑफकोर्स इसमें से अभी समराइज्ड की टेकअवेज क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर एडवांस अकाउंट्स के बैच के बारे में थोड़ा बता दो। अच्छा, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद एडवांस अकाउंट्स देन यू कैन लिसन दैट पार्ट, वरना आगे का 2-3 मिनट ऐसा फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, अगर नहीं चाहते सुनना तो। बट क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो मैं सोचा इसी वीडियो में मैं दे देता हूँ मैं आपको। अगर एडवांस अकाउंट्स में आपको कंसेप्चुअली गैप लगता है कि आपको कंसेप्ट समझ नहीं आते, AS समझ नहीं आता सर, है ना, और क्वेश्चन नहीं बनते आपसे, बेसिकली सिंपल सी बात। देखो, एक तो होता है क्लासेस वगैरह अच्छे से कर रखी है आपने, सिर्फ आपको लगता है कि मेरे को रिवीजन करने की जरूरत है, सिर्फ रिवीजन की जरूरत है तो क्लासेस मत देखना। लेकिन अगर कहीं लगता है कि क्वेश्चन बन नहीं रहे,
कंसेप्चुअली मुझे चीज़ें नहीं आती है, मैंने उतना प्रॉपरली लेक्चर्स नहीं देखे थे जिसके भी मैंने लिए थे, तो उस केस में हमारे पास 2 बैच अवेलेबल है, फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैच। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नो मोस्टली वो बच्चे होंगे जो ऑलरेडी एडवांस अकाउंट शायद पढ़ चुके हैं पहले किसी से, तो डोंट लुक एट द रेगुलर बैच। अगर आपने एडवांस अकाउंट थोड़ा सा भी पहले पढ़ रखा है या टाइम का कंस्ट्रेंट है, दिस इज अ बैच वेयर यू शुड बी फोकसिंग ऑन, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर Jan 26 May 26, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक का हार्ड कॉपी मिलेगा, कंसेप्ट नोट्स मैं पूरा क्लास में लिखाता हूँ, और सबसे बेस्ट पार्ट, जो मैं क्लास में नोट्स लिखाता हूँ, आई नो यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आप उसका बैठ के प्रिंट लो, उससे अच्छा मैं आपको बोर्ड नोट्स का पूरा बकायदा हार्ड कॉपी भेजता हूँ फास्ट ट्रैक बैच के अंदर, ताकि जहाँ आपको लगता है कि मैं लिखने में टाइम बचाऊँ तो आप वहाँ टाइम बचा सकते हो। तो मैं फास्ट ट्रैक में सच्ची बोलूँ, आई एम ट्राई टू गिव मैक्सिमम वैल्यू इन वेरी, मतलब होता है ना मिनिमम अमाउंट में, आपको लगेगा मिनिमम, बट जितना खर्चा आता है उस हिसाब से आई एम ट्राई टू गिव द मैक्सिमम वैल्यू। इसमें मैं टेस्ट सीरीज भी देता हूँ, टेस्ट सीरीज आपको इवैल्यूएट होकर मिलेगा चेकर से, हमारे जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं वो आपको चेक करके बाकायदा भेजेंगे विद इनपुट्स, कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। तो लेक्चर्स भी है, क्वेश्चन बैंक भी है, बोर्ड नोट्स की हार्ड कॉपी भी है, टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट इवैल्यूएशन भी है, सब कुछ है, आपको उसको वसूलना आना चाहिए। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर Jan May 26, 150 से 160 आवर्स का कंटेंट है, ठीक है। ऑफकोर्स अगर किसी ने एडवांस अकाउंट्स पहले कर रखा है तो वो 100 घंटे में भी इसको निपटा सकता है। सर कैसे? थोड़ा स्पीड अप कर लेना, राइटिंग वाला पार्ट यू कैन अवॉइड, ठीक है। और अगर मान लो आपके कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, मान लो किसी को बायबैक अच्छे से आता है, इंटरनली को आता है, तो उसका लेक्चर्स मत देखना, तो विल ऑलरेडी सेव लॉट ऑफ टाइम इन ऑल दीज थिंग्स, बराबर। तो आपको चाहिए ना, तो आपको मान लो सिलेक्टिव चैप्टर्स के लिए दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी आप फास्ट ट्रैक से देख सकते हो। जस्ट इन्फॉर्मेशन, फास्ट ट्रैक के प्राइजेस अभी ये जो बहुत टाइम से इस प्राइस पे था वो ऑफर प्राइस पे ही था, दे आर सेट टू इंक्रीज कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। सो इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज इट विल इंक्रीज, तो प्लीज उसके पहले आप चाहो तो एनरोल कर लो, बिकॉज कॉस्ट हैवी आती है व्हेन वी डू द बोर्ड नोट्स वगैरह का प्रिंटिंग, तो इसलिए ध्यान रखना, तो हमको थोड़ा सा प्राइस बढ़ाना पड़ेगा उसका। तो अगर आप फटाफट से ले लोगे तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी अगले 3-4 दिन तो प्राइस में रखवाऊंगा, उसके बाद इट माइट इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेगुलर बैच भी है फॉर Jan and May 26। ऑनेस्टली स्पीकिंग Jan में अटेम्प्ट है, देखना भी मत रेगुलर की तरफ, डोंट इवन सी एट रेगुलर। मे में अटेम्प्ट है, यू हैव टाइम, इफ यू फील एडवांस अकाउंट्स नहीं करे करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। आई स्ट्रांगली फील अगर टाइम का कंस्ट्रेंट है, थोड़ा एडवांस अकाउंट्स पढ़ चुके हो तो फास्ट ट्रैक लेना, नहीं पढ़ा तो फिर आप रेगुलर लेना, ठीक है। 240 आवर्स का लगभग रेगुलर है, रेगुलर में भी सेम ऑफर चल रहा है, यू कैन टेक एट 9000, इट माइट इंक्रीज इन फ्यूचर, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये बैच के बारे में था। सो इन केस इफ यू नीड इट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। हाँ, बाकी फ्री कंटेंट अपना यूट्यूब पे है रिवीजन वीडियोस के फॉर्म में, तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो यू कैन रिफर दैट प्लेलिस्ट। इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, एडवांस अकाउंट्स के रिवीजन की पूरी सीक्वेंशियल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, दैट इज गुड फॉर रिवीजन। तो रिवीजन करना चाहते हो तो आप वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसमें सिर्फ एक आधा रिवीजन आना बाकी है, वो है AS 17 का, वो मैं डाल दूंगा, ठीक है, बाकी सब उसके अंदर आ चुका है। उसके अलावा एडवांस अकाउंट में कोई अमेंडमेंट है क्या? एक छोटा सा अमेंडमेंट था एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS के अंदर, जिसके बारे में टेलीग्राम पे मैंने इन्फॉर्म भी किया था। उसका एक होता है ना छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का, वापस से बना के मैं डाल दूंगा, तो वो एक वीडियो आएगा। उसके अलावा और कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, एवरीथिंग रेस्ट इज सेम। हाँ, जो भी आपका अटेम्प्ट है, Jan हो, May हो, आपके जो भी मटेरियल होगा उसके अलावा 2-3 अटेम्प्ट का RTB अलग से जरूर कवर कर लेना, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। तो बाकी यू आर गुड टू गो विथ, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये था एडवांस अकाउंट स्पेसिफिक के बारे में। हाँ, नाउ पेपर का रिव्यू अपन ने देखा, नाउ व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम दिस, ठीक है। हम सीख क्या सकते हैं इस अटेम्प्ट से? सबसे पहली बात, MCQs प्रैक्टिस करो खुद से। हो क्या रहा है पता है, और स्पेशली केस स्टडी वाले MCQs हो क्या रहा है, हम जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसकी तो क्लास में लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन MCQs के लिए भी हम रिलाई करते किसी वीडियोस के ऊपर कि यार मेरे फैकल्टी ने डाली नहीं वीडियो तो मैंने देखी नहीं। भाई फैकल्टी थोड़ी ना कि क्लास में तुमको केस स्टडी पढ़ना सिखाएगा, बराबर। तो तुमको घर पे जब तुम्हारा मान लो फर्स्ट रिवीजन हो जाए, अभी ड्यूरिंग क्लासेस मत करो, क्लासेस के बाद जब पहला रिवीजन करोगे, पहले रिवीजन में जब पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन कर लोगे तो MCQ बुकलेट लेके बैठो, मैंने दे रखी है तुमको बुकलेट, तुमको रिस्पेक्टिव फैकल्टी ने MCQ की बुक दे रखी रहेगी, खोलो, सारे पूरी बुक मत सॉल्व करो, बट केस स्टडी में एटलीस्ट 10-12 केस स्टडी तो खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो बिना किसी के मदद के। क्या अप्रोच रखने का? पहले क्वेश्चंस पढ़ने का, फिर केस स्टडी पढ़ने का, फिर ट्राई करने का, ढूंढने का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा? रॉन्ग होएगा ना, बट जब आप खुद से MCQs की केस स्टडी प्रैक्टिस करोगे यू विल बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम। एग्जाम में आप मानो ना मानो MCQs काफ़ी लोगों को ईजी के बदले एवरेज इसीलिए भी लगते हैं बिकॉज घर पे MCQs की प्रैक्टिस कभी की नहीं है। तो होलिस्टिकली मत करो, बट थोड़ा बहुत तो करो घर प्रैक्टिस अकेले में खुद से, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, जो भी पेपर एवरेज थे ना उसमें मैक्सिमम कंटेंट ICI मटेरियल का ही था। आप अकाउंट्स की बात कर लो, ठीक है, आप कॉस्टिंग की बात कर लो, ठीक है, आप DTI DD की बात कर लो, ये सारे पेपर्स में जो
मेजॉरिटी कंटेंट था दैट वाज फ्रॉम आईसीआई मटेरियल. आईसीआई मटेरियल इंक्लूड्स मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, पीवाईक्यूज. अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो क्वेश्चन बैंक है इंटर की, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग. तो आपकी जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक होगी, मोस्ट ऑफ द केस में आपकी फैकल्टी कवर करेगी. बस कंफर्म कर लो कहाँ तक कवर्ड है. तो आप कोशिश करो कि आईसीआई मटेरियल पे आपका फोकस रहना चाहिए. अब अगर आप फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक कर रहे हो जो ऑलरेडी कवर करती है, तो फिर आईसीआई मटेरियल अलग से देखने का जरूरत नहीं है. तो वो आप कंफर्म कर लेना उस हिसाब से. तो वो अच्छे से कवर करो. और कवरेज से मेरा मतलब है लिख कर प्रैक्टिस करो. जैसे बेस्ट एग्जांपल एडवांस अकाउंट्स, क्वेश्चन रेपिटेटिव, बट घर पे लिख के नहीं किया है तो दिखा दिखाया क्वेश्चन भी बहुत समय खा जाएगा. जो दिखने में लगेगा पेपर कितना इजी था, लेकिन जो एग्जाम में करने बैठ रहा है उसको समझ रहा है कि भाई कंसोलिडेशन करने में 1 घंटा चला गया मेरा. ध्यान रखना. सो राइटिंग प्रैक्टिस इज समथिंग जो करोगे तो एग्जाम में जाके आपको टाइम कम लगेगा. तो कवर आईसीआई मटेरियल और लिख के प्रैक्टिस करो. तीसरी चीज स्पेसिफिकली वो थियोरी पेपर्स. भाई क्वेश्चन बैंक तो कवर करना है, साथ में कंसेप्ट बुक भी कवर करो. देखो प्रैक्टिकल पेपर में क्या होता है, एडवांस अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया, यहाँ आप डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक कर लोगे, रिवीजन में चल जाता है कुछ हद तक. बट फॉर थियरी पेपर्स यू हैव टू स्टडी द कंसेप्ट ऑल्सो. यू मस्ट नो द कंसेप्ट. जैसे लॉ में, अभी लॉ में जो सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसा गया, या ऑडिट में जो सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसा गया ना वो काम से. अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ा रहेगा, थोड़ा बहुत आता रहेगा तो काम आसान हो जाता है और कुछ नहीं. दैट इज व्हाट इज माई पर्सनल ओपिनियन. ठीक है, ऑफकोर्स अगर आप डिफर करते हो ओके, बट गाली वाली मत देना मेरे को कि ये आकाश कंदोई कैसी बातें कर रहा है. ठीक है, माफ कर देना मेरे को. एनीवे, सो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. उसके अलावा प्लीज अवॉइड सिलेक्टिव स्टडी यार. सिलेक्टिव स्टडी है, जब टाइम है ना आपके पास अटेम्प्ट को, अभी जैन मई में टाइम है, तो प्लीज़ पूरा पढ़ो यार. होता पता है क्या है, आप बोलते हो सिलेक्टिव स्टडी में सर ए कैटेगरी में से इतना आ गया. अरे प्रॉब्लम पता है क्या है, जो टॉपिक हम लोग को आता है उसमें से एग्जाम में तो आया लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया. और जो टॉपिक अपन छोड़ के गया, मान लो सेगमेंट रिपोर्टिंग छोड़ के गया, अब वो टॉपिक है चिंदी सा, उसमें क्वेश्चन भी आसान आया, तो भले वो सी कैटेगरी का था, तुमने नहीं किया, ठीक है, लेकिन जो चैप्टर तुमने छोड़ा उसमें से क्वेश्चन आ गया ईजी, जो चैप्टर तुमने किया उसमें से क्वेश्चन आ गया डिफिकल्ट. तो ये प्रॉब्लम में फंसने से अवॉइड अगर करना है तो ट्राई टू कवर द मैक्सिमम सिलेबस. मैं ये नहीं बोल रहा आप 100% सिलेबस में 100% एफिशिएंट रहो. 70-80% आपके टॉपिक्स पक्के हैं, कुछ टॉपिक्स कच्चे पक्के हैं, चल जाता है. बट जब कवरेज की होती है ना, तो जो कच्चे पक्के टॉपिक है, कभी उसमें से आसान क्वेश्चन आ गया तो बन जाता है. हाँ, अगर आप शायद एग्जाम के 1 महीने पहले खड़े हो, दैट इज़ फाइन. जब आप बोलते हो कि यार मैं सिलेक्टिव स्टडी कर लूँ क्या, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल. बट नाउ यू हैव टाइम, प्लीज ट्राई टू कवर एवरीथिंग. ठीक है, उसके अलावा प्लीज़ गिव मॉक्स. मॉक्स में भले रेपिटेटिव क्वेश्चन हो, बट जहाँ नंबर्स फिगर्स बदल जाते हैं तो वहाँ वैसे ही वो नयापन ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में आ जाता है. सो आई फील मॉक, एक मॉक तो देना ही चाहिए हर सब्जेक्ट का. और वो कब देना चाहिए, अगर आप 3 रिवीजन कर रहे हो तो सेकंड रिवीजन के बाद देना चाहिए. अगर आप अपने प्रिपरेशन में 2 रिवीजन करने वाले हो तो फर्स्ट रिवीजन के बाद करना चाहिए मॉक. एक मॉक ज़रूर देना, वो आपको एग्जाम रेडी करता है. दैट इज़ व्हाट आई वुड फील. मतलब जैसे होता है ना, जैसे लॉ का पे बहुत टफ आ गया, इसमें एग्जाम में दिमाग काम करना कि चल अटेम्प्ट तो करते हैं बैठ के, वो दिमाग काम तब करेगा जब घर पे आपने वैसा एनवायरनमेंट बैठे रहोगे, तो आपको लगेगा कि चल कुछ तो लिखता हूँ मैं. लेकिन डायरेक्टली जो एग्जाम में जाके स्टंट मारेगा उसको तकलीफ होएगा, वहाँ दिमाग काम नहीं करेगा फिर आपका. तो घर पे मॉक दिया हुआ रहेगा उस एनवायरनमेंट में, सो यू विल गेन अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब पढ़ रहे हो तो प्रिपेयर फॉर द लास्ट 1.5 डेज. कि कोई भी सब्जेक्ट को, मान लो जैसे DTI DT है, इट इज़ अ वेरी ह्यूमंगस सब्जेक्ट, तो उन 2 सब्जेक्ट को आप 1.5 दिन में कैसे रिवाइज करोगे, उसके नोट्स, उसकी मार्किंग्स पहले से करके रखो. दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज. ठीक है, सो दीज आर द की टेक अवेज. ऑफकोर्स आई होप ऐसे टाइप के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. ये सब वीडियो बनाने में मुझे बहुत समय जाता है, लेकिन आई फील इट इज़ अ वेरी फ्रूटफुल वीडियो जो इस वीडियो को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए. ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई ऑनेस्टली फील. क्योंकि मेरे को हर फैकल्टी को कॉल करके पूछना पड़ता है क्या था, कुछ इनपुट दो, वैसा वैसा करके. ठीक है, बट स्टिल आई फील इट वॉज यूजफुल लगा तो कमेंट में बता के ज़रूर जाना. ठीक है, उसके अलावा बढ़िया से मेहनत करो. जैन और मे अटेम्प्ट के लिए जो भी रेलिवेंट चीज़ होगी, गाइडेंस होगी, रिविजन्स होगा, कुछ RTPs होगा, सब मैं लेकर आऊँगा इसी चैनल के ऊपर. तो आपके फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना और मेरा टेलीग्राम में ज्वाइन करके रख लेना. ठीक है, ध्यान रखना. उसके अलावा वापस से बता दूँ, हमारी बैच है विच इज़ अवेलेबल ऑन BB वर्चुअल्स. मैं दिखाऊँ BB वर्चुअल्स, ये देखो BB वर्चुअल्स. यहाँ जाने का वीडियो लेक्चर्स में CA एंटर में जाओ और एडवांस अकाउंटिंग में जाओ. यू विल फाइंड दीज 2 बैचेस. अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, पहले FR पढ़ रखा है, फास्ट ट्रैक इज़ द बैच, सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लेना. और पहली बार एडवांस अकाउंट्स पढ़ना चाहते हो तो रेगुलर बैच आप ले सकते हो, ध्यान रखना. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. और बाकी कुछ भी अगर रह गया कमेंट सेक्शन आप ही का जरूर से डाल देना. ओके, सो वीडियो करूंगा रैप अप. शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय. और इसी बात पे कह दो एक भाई साहब, चलो बाय बाय, टेक केयर.